यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है टॉपिक। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में किस तरह से रियल नंबर्स के सीक्वेंस बनते हैं और कब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहेंगे, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। अभी तक एक फॉर्मल जो डेफिनेशन बनती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की वो हमने नहीं लिखी है। अपन ने सिंपली जो भी फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपको दे रखा है उसको चेक किया कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वहाँ पर है या नहीं है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर्स में किए हैं, तो उन एग्जांपल्स को आप देखिए। आज अब हम जो फॉर्मल डेफिनेशन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की वो यहाँ पर देने वाले हैं, और उसी के साथ हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मल डेफिनेशन होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की उसी की सहायता से फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को हम डिफाइन करेंगे। और दोनों में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है आखिर दोनों डेफिनेशंस में। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पर मैं आता हूँ। फिर से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हम क्या कर रहे हैं ये मैंने बताया था। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अभी तक हमारा लेक्चर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पर ही चल रहा है, और थोड़ा सा टाइम हम इसलिए यहां पर ले रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो डिफरेंस है पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, जो एक थ्योरी डेवलप होगी स्टार्टिंग में, उसी से फिर क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस हम कर लेंगे आगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सबके क्वेश्चंस हम करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करना जरूरी है हमें कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है। दोनों में एक बिल्कुल अपने को क्लियर एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब इसको आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कब कह रहे हो और कब इसको फिर आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कह रहे हो। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हमने क्या देखा है, ये है कि फॉर एवरी n belongs to capital N, fn is a function from domain D to R, domain D to R। ठीक है, ये fn हमने डिफाइन कर रखा है। then sequence of functions, ठीक है। तो आज जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बहुत सावधानी के साथ आपको समझना है इसको, क्योंकि फिर इसके जस्ट बाद मुझे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को भी डिफाइन करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अपन क्लियर करेंगे। देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn is said to be point wise convergent, if for every x belongs to D, sequence of real numbers fnx is convergent। तो ये हमने अभी तक आपको अच्छे से समझाई है। लास्ट जो एग्जांपल्स है, लास्ट क्लासेस जो हमने की हैं उसके अंदर fn कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, तब इसे हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब कहेंगे। अगर डोमेन का कोई भी पॉइंट मैं x लूं, उस केस में fnx जब आप लोगे तो fnx कहां पर ये कर रहे हैं अपन, देखिए आप x अगर मैं डोमेन का पॉइंट ले रहा हूं तब इसकी इमेज fnx किसके अंदर जा रही है, R के अंदर जा रही है। ठीक है, x अगर कोई भी डोमेन का पॉइंट मैंने लिया तब इसकी इमेज कहां पर जा रही है, R में, यानी कि जो fnx बनेगा, fnx वो रियल नंबर है। तो fnx जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। अब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, वो रियल नंबर्स के जो भी सीक्वेंस बनेंगे, इधर आपने कोई दूसरा x लिया, ठीक है, सपोज x1 लिया तो fn x1 आएगा यहां पर, फिर से सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनेगा। इस तरह से जितने भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनेंगे, अगर वो सारे के सारे कन्वर्जेंट हैं
तब हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो वही मैंने लिखा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn इज सेड टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट। इसका क्या मीनिंग हुआ, ठीक है। अब देखिए, एंड लिमिट ऑफ, ठीक है, तो हर एक अगर x के लिए fn x कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ fn x इक्वल टू किससे डिनोट करते हैं हम, fx से, और fx क्या कहलाता है, लिमिट फंक्शन, और fx को हम कहते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है। तो fx यहां पर लिमिट फंक्शन या फिर पॉइंट वाइज लिमिट कहलाएगा। ठीक है, तो fx यहां पर क्या कह रहे हैं, fx को हम पॉइंट वाइज लिमिट कह रहे हैं। अब इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखो, सीक्वेंस क्या हो गया मेरे पास, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का सीक्वेंस है, और इस लिमिट पर ये कन्वर्ज कर रहा है फॉर एवरी x, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब आप ध्यान देना यहां पर, सपोज xn इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, xn के कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन क्या है, इफ xn इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और सपोज l इसकी क्या है, लिमिट है, या xn इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेज टू l, तब हम क्या लिख सकते हैं, या इस तरह से कह सकते हो, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स xn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट ऑन लिमिट l if for given epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to capital N set of natural numbers such that mode of ये इस तरह से xn सीक्वेंस है, तो सच दैट मोड ऑफ xn माइनस लिमिट अगर l है, मोड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो ये किसी भी रियल नंबर्स के सीक्वेंस के या स्केलर वैल्यूड सीक्वेंस अगर कोई भी है उसके कन्वर्जेंट होने की कंडीशन है, ठीक है, जो फॉर्मल डेफिनेशन है, xn इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स then it is said to be convergent to limit L if for given epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that mod xn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। तो अगर कोई आप इस तरह का n naught फाइंड कर सको कि उसके बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म आ रही हैं, एन नोट से बाद में सीक्वेंस की या एन नोट से आगे की सीक्वेंस की जितनी भी टर्म आ रही हैं, जितने भी एन नोट से आगे के एन हैं, उनके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की जितनी भी टर्म हैं वो सारी की सारी किस पर टेंड कर रही हैं, एल पर टेंड कर रही है। यानी कि एक्स एन और एल का जो डिफरेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब है एक्स एन किसकी तरफ टेंड कर रहा है, एल की तरफ टेंड कर रहा है। तो अगर इस तरह का एन नोट हम फिक्स कर सके, फाइंड कर सके, तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है और वो पॉइंट L पर कन्वर्ज करता है। अब यहां पर ध्यान देना, जब भी x में डोमेन D का पॉइंट ले रहा हूं तो fnx क्या बन रहा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह की कंडीशन बन रही है। इस तरह की कंडीशन मेरे पास है, ठीक है। फोर ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखता हूं, इफ fnx इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ये मैंने ले लिया, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख रहा हूं, fnx इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है, और fx इसकी क्या है, लिमिट है। तब क्या होगा, देखो, अगर मैं डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज ये मैंने ले लिया सबसे पहले, x डैश बिलोंग्स टू सपोज डोमेन D, ठीक है। क्लास में
जो चल रहा है अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ही पूरी की पूरी थ्योरी है जिसके बेस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। केवल क्वेश्चंस करके अपने को कभी भी परफेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए समझिए एक बार कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक दो क्लासें ज़्यादा हो जाए अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए कि यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में डिफरेंस क्या है। वो अगर डिफरेंस आपको समझ में आता है तो फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चंस हम करेंगे, अलग अलग टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, उनके फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे आसानी से सारे। अभी आप समझिए, सपोज एक्स डेस मैंने पॉइंट ले लिया डोमेन डी का, एक्स डेस इज पॉइंट ऑफ डोमेन डी, देन एफ एन एक्स डेस क्या है ये? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। एफ एन एक्स डेस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। और ये अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट होगी। तो मैंने मान लिया एफ एन एक्स डेस इज टेंडिंग टू सपोज एफ एक्स डेस, ये इसकी लिमिट है, यही कर रहे हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो क्या होगा? कोई भी पॉइंट लो डोमेन का, उस केस में लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू किसके आएगी? एफ एक्स के। तो मैंने यहां पर अगर एक्स डेस पॉइंट लिया तो एफ एन एक्स डेस सीक्वेंस ऑफ क्या बनेगा? रियल नंबर्स बनेगा, ठीक है। और साथ में कैसा होगा ये सीक्वेंस? कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में कोई भी पॉइंट एक्स लोगे अगर डोमेन का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनेगा वो निश्चित रूप से कन्वर्जेंट होगा। दूसरा पॉइंट लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनेगा, निश्चित रूप से कन्वर्जेंट होगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर मैंने एक्स डेस पॉइंट लिया है किसका? डी का, और तब एफ एन एक्स डेस क्या बनेगा? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और ये निश्चित रूप से क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट होगी। पॉइंट वाइज लिमिट इसकी क्या ले ली मैंने? एफ एक्स डेस। इसको फॉर्मल वे में क्या लिखेंगे अपन? ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन में दे रहा हूं इस तरह भी लिख सकते हो। ये जो अगर एफ एन एक्स डेस एफ एक्स डेस पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सपोज n1 बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट मोड एफ एन एक्स डेस माइनस एफ एक्स डेस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1। लिख सकते हो। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो डोमेन का कोई भी पॉइंट आप उठाओ, उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और रियल नंबर्स का सीक्वेंस है तो ये वाली डेफिनेशन काम में ले सकते हो, फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। फॉर गिवन एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन आप ले रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग निश्चित रूप से एक नेचुरल नंबर n नोट आप इस तरह का फाइंड कर सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो वही लिखा है मैंने यहाँ, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n सच दैट एफ एन एक्स डेस माइनस इट्स लिमिट एफ एक्स डेस मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1, ठीक है। ये तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। इसी तरह से आप ये कर सकते हो, एक्स डबल डेस बिलोंग्स टू क्या लिया आपने? डोमेन। एक्स डबल डेस अगर डोमेन का पॉइंट ले रहे हो आप तो फिर क्या होगा? देन ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनेगा, ये सीक्वेंस बनेगा एफ एन एक्स डबल डेस। ये कैसा है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। और अगर ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, तब अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सपोज सम n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट मोड एफ एन एक्स डबल डेस माइनस, इसकी लिमिट ले ली एफ एक्स डबल डेस, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। जैसे ही मैंने डोमेन का पॉइंट चेंज किया, ठीक है, एक्स डबल डेस मैंने ले लिया, तब ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनेगा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दे रखा है, इसलिए निश्चित रूप से क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो ये वाली डेफिनेशन फिर से काम में ले सकते हो। एक्स डबल डेस के करस्पॉन्डिंग
जो नेचुरल नंबर फिक्स किया मैंने वो क्या मान लिया मैंने n2, पहले वाले में मैंने क्या माना है n1। अब यहां से एक चीज आप समझिए, x डैश आपने लिया तो यहां पर नेचुरल नंबर क्या लिया मैंने n1 लिया। n1 के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है वो इस कंडीशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। फिर मैंने डोमेन का पॉइंट चेंज कर दिया, x डबल डैश मैंने लिया, x डबल डैश के लिए फिर मैंने लिखा है तो यहां पर फिर मुझे n2 मिल गया, और n2 के बाद जितनी भी टर्म है सीक्वेंस की वो इस कंडीशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। अब आप देखिए, अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं इसी तरह से। अगर कोई और पॉइंट लूंगा मैं डोमेन का तो फिर ये कोई फिक्स n3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप x को चेंज कर रहे हो, जैसे जैसे हम किसको चेंज कर रहे हैं पॉइंट x को चेंज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो ये फिक्स पॉइंट n1 n2 n3 आ रहे हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट n मिल रहा है यहां पर, ये किस पर डिपेंड कर रहा है x पर, भाई एप्सिलॉन पर तो करेगा ही, ठीक है, क्योंकि जो भी एप्सिलॉन या गिवन एप्सिलॉन है उसके करस्पॉन्डिंग क्या ले रहे हो आप पॉइंट n1 n2 n3। तो n1 n2 n3 एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही वो किस पर डिपेंड करेगा x पर और डिपेंड कर रहा है। x डैश लिया तो n1 बन रहा है पॉइंट, x डबल डैश लिया तो n2 पॉइंट बन रहा है, यानी x और एप्सिलॉन दोनों पर डिपेंड कर रहा है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के केस में। अब मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख रहा हूं, फाइनल डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। इसमें लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn is said to be point wise convergent to limit function fx if for given एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इफ इस तरह से लिखो आप इसको, इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन D एंड फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट मोड fnx minus fx is less than epsilon for all n greater than equal to n naught, where n naught is function of x comma epsilon, where n naught is function of x comma epsilon। ठीक है, तो ये फॉर्मल डेफिनेशन हो गई अब आपकी, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की फाइनल डेफिनेशन है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर देखिए मैंने, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn इज सेड टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू लिमिट फंक्शन fx इसकी पॉइंट वाइज लिमिट कहलाता है या लिमिट फंक्शन कहलाता है। इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू d का कोई भी पॉइंट लो आप x, तो फिर करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से वो क्या होना चाहिए कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो अगर fnx fx पर कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेशन क्या होगी, मोड fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन,
और इस तरह का एन नोट एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, कि एन नोट के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म होंगी वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। और यहां पर एन नोट किसका फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। एन नोट किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और एप्सिलॉन दोनों पर। एक्स पर डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ, जब भी डोमेन का पॉइंट आप चेंज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग एन नोट चेंज होगा। जब भी डोमेन का पॉइंट एक्स आप चेंज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग एन नोट क्या होगा, चेंज, क्योंकि एन नोट किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। तो जैसे जैसे आप एक्स को चेंज करोगे एन नोट भी चेंज होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए एक ही एन नोट आपको मिले, कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे जैसे पॉइंट एक्स को चेंज करते जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एन नोट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो अलग बात है कि एन नोट हर एक एक्स के लिए मिल रहा है। पहला एक्स लिया उसके लिए कोई ना कोई एन नोट मिल गया, दूसरा लिया उसके लिए कोई फिक्स नेचुरल नंबर मिल गया, सपोज n1, तीसरा पॉइंट लिया उसके लिए कोई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो हर एक पॉइंट के लिए मिल रहा है आपको, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। हो सकता है नहीं आए, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर एन नोट किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्स के अकॉर्डिंग एन नोट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो x के करस्पॉन्डिंग एन नोट चेंज हो रहा है, ये बस आपको ध्यान रखना है। इस केस में सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या कहलाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहलाएगा। अब मैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा हूं, तो क्या होगा देखो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लिख देता हूं केवल मैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसमें लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn is said to be uniformly convergent to limit function fx if for each x belongs to d, and for given epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to capital N such that mod fnx minus fx is less than epsilon for all n greater than equal to n naught, where n naught is function of only epsilon, where n naught is function of, मैंने आप देख रहे हो बिल्कुल उसी तरह से मैंने यूनिफॉर्म, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर सा है, बस यही आपको समझना है। यहां पर इसके अंदर इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में लगभग एक जैसी कंडीशंस, एक जैसी चीजें चल रही है, बस अंतर यहां पर आ रहा है। यहां पर एन नोट किसका फंक्शन बन रहा है, एक्स और एप्सिलॉन पर, और यहां पर एन नोट किसका फंक्शन है, केवल एप्सिलॉन का। ठीक है, इसी डिफरेंस को आपको पहचानना है। क्या कह रहे हैं हम, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या है, एफ एन, तब इसे हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू लिमिट फंक्शन एफ एक्स इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी दिस कंडीशन होल्ड्स। हर एक एक्स, डोमेन का कोई भी पॉइंट लो, उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ एन एक्स बनेगा वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। यहां पर भी होना चाहिए और यहां पर भी होना चाहिए, ध्यान रहे। एफ एन एक्स जो सीक्वेंस बनेगा, ये चीज समझिए आप, एफ एन कहां से डिफाइन किया है, डोमेन से आर के अंदर। इसका पॉइंट अगर मैं एक्स ले रहा हूं तब इसका पॉइंट क्या होगा, एफ एन एक्स। ठीक है, और जितने भी एफ एन एक्स हैं
ये सीक्वेंस किसका बनेगा? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है तब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस अगर है तब भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जितने भी बनेंगे ये सारे कन्वर्जेंट होने चाहिए। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तब भी ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होने चाहिए? कन्वर्जेंट होने चाहिए। दोनों ही केसेज में सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होने चाहिए? कन्वर्जेंट होने चाहिए। तो फिर अंतर क्या है? क्या कह रहे हैं हम? अगर कन्वर्जेंट है और सपोज ये किसको कन्वर्ज कर रहा है? एफ को। अगर ये रियल नंबर्स का सीक्वेंस है और ये एफ को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। तो ये कंडीशन भी दोनों के लिए ट्रू है। इस डेफिनेशन में भी ये कंडीशन है, इस डेफिनेशन में भी ये कंडीशन है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब डोमेन का कोई भी पॉइंट आप एक्स ले रहे हो, इसके करस्पॉन्डिंग आपने सीक्वेंस बनाया, ठीक है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और यहां पर सपोज आपको क्या मिल गया? एन नोट मिल गया। अब आपने इस डोमेन का कोई दूसरा पॉइंट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनाया रियल नंबर्स का, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पर देखना है कि क्या पहले वाला एन नोट ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जैसे ही आपने पॉइंट चेंज किया वहां पर एक्स, इधर आपका एन नोट चेंज हो जाए। जैसे ही आप एक्स को चेंज कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट एन नोट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपने को देखना है। अगर एन नोट एक्स के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, इसका मतलब एन नोट किसका फंक्शन हो जाएगा? एक्स का। जैसे ही आपने पॉइंट बदला, एन नोट आपको पहले वाला काम नहीं कर रहा, कोई दूसरा मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एन नोट अगर किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तब तो कन्वर्जेंस क्या कहलाएगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहलाएगा। और अगर एन नोट केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि जितने भी एक्स आ रहे हैं डोमेन के हर एक पॉइंट एक्स के करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनेंगे और वो कन्वर्जेंट होंगे, उन सब के लिए एक ही एन नोट काम कर रहा है। हर एक एक्स के लिए एक ही एन नोट काम कर पा रहा है। ऐसा एन नोट अगर आप फाइंड कर पाओ जो कि हर एक एक्स के लिए काम करे, पूरे डोमेन के लिए काम करे, तब फिर कन्वर्जेंस क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहलाएगा, ठीक है। अगर एन नोट, फिर से समझिए, पॉइंट एन नोट एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन का फंक्शन तो बनेगा ही एन नोट, ठीक है। एन नोट एप्सिलॉन का फंक्शन तो यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा। अब अंतर केवल एक्स का है। आपने डोमेन का पॉइंट लिया, एन नोट देखा, डोमेन का दूसरा पॉइंट लिया, एन नोट देखा। तो डोमेन के सारे पॉइंट्स देखे आपने और फिर एन नोट देखे। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो कि एक ही एन नोट ऐसा मिल जाए आपको जो कि डोमेन के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है उसके कन्वर्जेंस के लिए काम करे, तब तो कन्वर्जेंस कैसा है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। और अगर हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका एन नोट चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट एन नोट के अकॉर्डिंग आपका एन नोट चेंज हो रहा है, उस केस में जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो क्या कहलाएगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन, दोनों में एक क्लियर एक अपन ने लाइन खींच दी है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होगा और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होगा, और ये इनकी डेफिनेशंस है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जिसके अंदर दोनों चीजें हम देखेंगे। कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपको दिया हुआ है, उसको हम चेक करेंगे कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं, और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। एक चीज क्लियर रहे आपको, यहां से एक चीज और आप लिख सकते हैं इसी के अंदर, नोट डेफिनेशन से क्लियर है कि डेफिनेशंस दोनों में सेम है लगभग, बस अंतर यहां पर है कि यहां पर एन नोट केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, यहां पर एन नोट एक्स और एप्सिलॉन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो आप देख रहे हो कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो जितने भी रियल नंबर्स के सीक्वेंस है वो सारे भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो रियल नंबर्स के सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो होंगे, लेकिन सभी एक्स के लिए एक ही एन नोट काम करे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रहे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस
तब वो निश्चित रूप से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तब उसका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये आप लिख लीजिए, इफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn is uniformly convergent, then it is pointwise convergent also, but converse need not be true, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है देन इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यानी कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। इसके खूब सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप केवल डेफिनेशंस को अच्छे से एक बार पढ़िए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स उठाएंगे इसके, ठीक है, और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करें। अभी तो केवल डेफिनेशन के बेस पर, पहले हम एग्जाम्पल्स को केवल इस डेफिनेशन के बेस पर करेंगे, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट हैं जो डायरेक्ट अप्लाई होकर भी करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो ज़्यादा काम में आते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए, उनके लिए बेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो डेफिनेशंस की सहायता से ही हम चीज़ों को करें। तो आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।